नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। दिन भर पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी रही कि कैसे भी इमरजेंसी को याद किया जाए, जिसको 50 साल हो गए हैं। यूपी में सरकारी आदेश जारी कर दिए गए कि भाई आपको स्कूलों में भी बच्चों को बताना है इमरजेंसी के बारे में, फलां के बारे में, ढिमका के बारे में। उसी यूपी में कानपुर के अंदर आज तक की यह खबर है कि बिजली कटौती का विरोध करने वालों को कहा गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा और वो जेल में जाएंगे। मुझे जरा बताइए कि ये किस इमरजेंसी में है कि आप 8 घंटे 10 घंटे लाइट काटें, कोई सवाल भी ना उठा सके। इसी इमरजेंसी में 5 साल हो गया है उमर खालिद को। ये जो अघोषित इमरजेंसी है, जिसको ये लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उसमें 5 साल हो गया है उमर खालिद को। वो जेल के अंदर पड़ा है, न मुकदमा होता है, न उसको बेल मिलती है, न सुनवाई होती है। 5 साल से वो सिर्फ इसलिए जेल में पड़ा हुआ है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। इन लोगों को इमरजेंसी याद आ रही है। एक साहब को और इमरजेंसी याद आई है, बहुत जोर से याद आई है। उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिता आदरणीय माधव महाराज, जिनको कहा जाता था माधवराव सिंधिया जी, वो 1980 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकारों में मंत्री बनते हैं। उनकी जब मृत्यु होती है उसके तुरंत बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी कांग्रेस में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं। जब कांग्रेस की सत्ता चली जाती है तो चुपचाप पलटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरवा देते हैं। उनसे पूछना चाहिए, आज उनको इमरजेंसी काला दिन लग रही है। जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस की सरकार में मंत्री बन के मलाइयां खा रहे थे, सारी सुविधाएं ले रहे थे, तब काला दिन नहीं लगा था। जब उनके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर हुआ करते थे तब उनको इमरजेंसी काला दिन नहीं लगी थी। अब मोदी जी के साथ साथ पीछे पीछे उनको इमरजेंसी काला दिन लग रही है। 50 साल पुरानी घटना ले लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे। इमरजेंसी पर मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है, आज सुबह इस चैनल पर भी वो पोस्ट हुआ है। इमरजेंसी क्यों लगी थी, उसके पीछे क्या था। लेकिन असली सवाल यह है कि आज जो हालात हैं, क्या वो किसी इमरजेंसी से कम है? आज जब कभी किसी का चैनल बंद करा दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कोई पत्रकार आता है यूपी में रिपोर्टिंग करने केरला से और उसको कई साल जेल में सड़ा दिया जाता है। उमर खालिद की तो मैंने बात की ही है। इलेक्शन की हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन में हेड कौन होगा उसको चुनने के लिए जो समिति बनती है उसमें से माइनस कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उसकी जगह अपना मिनिस्टर लाया जाता है ताकि अपने पसंद का चुना जा सके मुख्य चुनाव आयुक्त। और फिर उसके बाद वो वही करे जो सरकार चाहती है। देवेंद्र फडणवीस वाला जो अभी मामला चल रहा है, आपको पता है कि कैसे उनके यहां 8% वोट बढ़ गए और अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो गोल गोल घुमाया जा रहा है। कैसे जो रिकॉर्ड्स थे उनको रखने की जगह जल्दी से जल्दी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कैसे जब कोर्ट रिकॉर्ड देने को कहता है तो इलेक्शन कमीशन खट से नियम बदल देता है कि डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखाए जाएंगे। और ये इमरजेंसी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जो है इमरजेंसी की बात करती है। यही नहीं, इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी जी की अंग्रेजी में किताब आई है, द इमरजेंसी डायरीज। वही मोदी जी जिनके सामने अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो हिंदी में बोलने में 20 बार लड़खड़ाते हैं। हिंदी का बोलने के लिए, बात करने के लिए उनको नीचे एक डायरी चाहिए होती है, शुक्रिया भी कहना होता है तो देख कर पढ़ते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी है या उनके संस्मरणों की किताब अंग्रेजी में आई है। अगर सरकारी खरीद ना हो तो 500 लोग भी इस किताब को खरीद के पढ़ेंगे नहीं। इमरजेंसी की बार बार याद दिलाने की कोशिश की जाती है। पिछली बार भी जब इनकी सरकार बनी उसके बाद पहली चर्चा ये इमरजेंसी की ही करा रहे थे। इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अपने राज की बात कब करोगे? आपके समय में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है उसकी बात कब करोगे? लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज बार बार कहती हैं बुलडोजर जस्टिस गलत है, लेकिन कभी मुसलमानों के यहां बुलडोजर चल जाता है, कभी आदिवासियों के यहां चल जाता है। अभी दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, दिल्ली चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम अगर आएंगे तो कोई घर नहीं गिरने देंगे, और आने के बाद लगातार घर गिराया जा रहा है। मंदिरों तक को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और ये बात कर रहे हैं इमरजेंसी की।
अरे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो थी वो तो 3 साल की थी, और अगर तानाशाही उनको करनी होती लंबे टाइम तक तो 3 साल के बाद भी इमरजेंसी हटाती नहीं। 3 साल के बाद इमरजेंसी हटाया, और हटाने के बाद चुनाव में हार कर सत्ता से बाहर हुई मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, जो जनसंघ थी उस समय, और उसके बाद पाकिस्तान उनको निशाने पाकिस्तान देता है, उस पर बीजेपी की जबान नहीं खुलती है। और 3 साल में आपस में लड़भिड़ के सरकार गिर गई, और उसके बाद जब फिर चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती हैं। यहां तो न पूछिए क्या हो रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बताइएगा कमेंट में कि ये वाली इमरजेंसी क्या उस इमरजेंसी से कम खतरनाक है। और आज की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आ रही है शालिनी उन सारी खबरों को लेकर। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रांस में एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान लोगों पर हुआ सुई से हमला। इंजेक्शन में डेट रेप ड्रग्स देने का लगा आरोप। हमले में लगभग 145 लोग हुए घायल और 12 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से हुए रवाना। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा। कल शाम 4:30 बजे ISS पहुंचेंगे। ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा जिनके घर बुलडोजर से तोड़े गए उन्हें 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में दिया गया। इजराइल से आज 224 भारतीय नागरिक लौटे। भारतीय दूतावास ने ईरान में ऑपरेशन सिंधु बंद किया। इजराइल ईरान में सीज फायर के बाद हुआ फैसला। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्यों बुलाया? इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी और उनके आरोपों पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये चिट्ठी 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल और उनके घर पर भी भेजी गई है। चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी को बताया है कि भारत में चुनाव बहुत ही सख्त नियमों और कानूनों के तहत होते हैं जिन्हें संसद ने पास किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में भी विधानसभा के हर इलाके में बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराए गए। चुनाव आयोग ने अपनी बात समझाने के लिए बताया कि महाराष्ट्र चुनाव में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कई ऑब्जर्वर जो कि निरीक्षक जिसे कहा जाता है, और 288 रिटर्निंग ऑफिसर जैसे अधिकारी काम करते हैं। और साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों के 1,08,026 बूथ एजेंट भी होते हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के भी 28,421 एजेंट शामिल थे। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि इसी तरह की फिक्सिंग अब बिहार और उन जगहों पर भी होगी जहां बीजेपी को हराने का डर होगा। चुनाव आयोग इसी आरोप पर उनसे बात करना चाहता है। क्या देश की हवाई यात्राएं बन रही मौत का नया सफर? अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। DGCA की पहली ऑडिट रिपोर्ट ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब आसमान में उड़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ये कोई मामूली चूक नहीं, सीधा सीधा यात्रियों की जान से खिलवाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। वहीं अब DGCA की जांच में क्या कुछ आया है जरा वो सुनिए। घिसे हुए टायरों के साथ विमान उड़ रहे थे, यानी किसी भी पल टायर फट सकता था और एक बड़ा हादसा हो सकता था। एक ही विमान में बार बार तकनीकी खराबी आ रही थी और उसे ठीक से सुधारा भी नहीं गया। विमानों के महत्वपूर्ण पुर्जे जैसे थ्रस्ट रिवर्सर और फ्लैप सिस्टम सही से लॉक नहीं किए गए थे। ये वो पुर्जे हैं जो विमान की गति और दिशा नियंत्रित करते हैं, और अगर ये किसी वक्त ये ठीक से काम ना करे तो सोचिए क्या होगा। इसकी कल्पना भी बेहद डरावनी है। कुछ विमानों में लाइफ जैकेट तक ठीक से नहीं लगाई गई थी। आपात स्थितियों में यात्रियों को बचाने वाला सबसे
जरूरी सामान ही गायब है, हद है। जंग से बचाने वाली टेप फटी हुई थी। एयरपोर्ट्स पर रनवे की लाइनें मिट चुकी थी, जिससे पायलटों को टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आती हैं। क्या हवाई अड्डों का रखरखाव भी अब प्राथमिकता नहीं रहा? सोचिए, टैक्सीवे की लाइटें काम नहीं कर रही थी। रात में या खराब मौसम में पायलट कैसे नेविगेट करेंगे? क्या जानबूझकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है? एयरपोर्ट के आसपास बनी नई इमारतों की जानकारी तक अपडेट नहीं की गई। ये सीधे सीधे विमान की सुरक्षा पर असर डालता है। क्या सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजों पर ही लिखा जाता है? रनवे पर चलने वाली गाड़ियां बिना स्पीड लिमिट डिवाइस के थी, उन्हें हटाया गया है और ड्राइवरों के परमिट सस्पेंड अप किए गए हैं। क्या पहले इसकी जांच नहीं की जा सकती थी? और जब तक हादसा नहीं होता तब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ट्रेनिंग में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। पायलटों को ट्रेनिंग देने वाला सिम्युलेटर पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा था, यानी पायलट को सही से ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही थी। ये सीधे सीधे पायलटों और यात्रियों दोनों की जान से खिलवाड़ है। डीजीसीए ने अब 7 दिनों के अंदर इन गड़बड़ियों को ठीक करने का आदेश दिया है और धमकी दी है कि अगर कंपनियों ने समय पर सुधार नहीं किया तो लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे, जुर्माना लगाया जा सकता है और संचालन पर रोक जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में विमानों के घिसे हुए टायर, तकनीकी खराबी के बावजूद उन्हें उड़ाना, रनवे की हालत खस्ता। क्या लोगों को भेड़ बकरियां समझा जा रहा है जो बिना सोचे समझे इन मौत के डिब्बों में बिठा दिया जाए? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जांचें पहले क्यों नहीं की गई? किसी बड़े हादसे का क्या फिर से इंतजार किया जा रहा था? ये सुरक्षा चूकें साबित करती हैं कि हमारे हवाई अड्डों और एयरलाइंस में सुरक्षा को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हवाई यात्रा पर एक काले बादल मंडराने जैसा है। अब बस यही देखना है कि डीजीसी अपने आदेशों पर कितना खरा उतरता है और इन लापरवाहियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करता है। क्या जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात लेने के लिए पीएमएमएल करेगा कानूनी कार्रवाई? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, अब जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ खास ऐतिहासिक कागजात वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर रहा है। पीएमएमएल का दावा है कि साल 2008 में सोनिया गांधी ने नेहरू के 51 कार्टूनों पर कागजात कथित तौर पर अपने पास ले लिए थे और इन दस्तावेजों में नेहरू के कई बड़े लोगों जैसे एडविना माउंटबेटन, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए पत्र व्यवहार शामिल हैं। ये कागजात भारत के इतिहास और शोध के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दशकों पहले नेहरू और गांधी परिवार ने इन दस्तावेजों को एनएमएमएल को दान कर दिया था ताकि विद्वानों और आम जनता उन्हें देख सके, लेकिन 2008 में इन्हें संग्रहालय से हटा लिया गया था। इस साल की शुरुआत में पीएमएमएल को प्रशासन ने सोनिया गांधी के दफ्तर को पत्र लिखकर इन कागजातों को वापस करने की मांग की गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोमवार को ही पीएमएमएल की सोसाइटी की सालाना बैठक में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार सदस्यों ने इन कागजातों को वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने पर जोर दिया और देश के सभी संग्रहालयों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तथा एक संग्रहालय नक्शा तैयार करने का सुझाव दिया है। क्या ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका का हमला असरदार नहीं था? अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने एक सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ था। CNN को एक सीक्रेट सोर्स ने बताया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही धीमा हुआ है और पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को फेक न्यूज कहकर एक्स पर खारिज कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर CNN और NYT की खबरों को गलत बताया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमेरिकी हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे या ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं? इस सीजफायर के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते किस ओर जाएंगे, ये देखना बाकी है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से चल रही जंग मंगलवार को थम गई है। दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत बताया है। उनके अनुसार इस जीत को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उनके मुताबिक इजराइल शेर की
तरह दहाड़ा और तेहरान हिल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया कि उनका देश परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है और बलिदान दिए हैं। तेहरान में जो जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शपथ है, गुड नाइट।